नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार ज़िंदगी के नए पायदान को लेकर रूबरू है आपसे। हमेशा की तरह वादा निभाने फिर से आ गई हूँ। थोड़ी-सी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से थोड़े विलंब से जुड़ पाई हूँ, उसके लिए मैं तमाम दर्शकों, श्रोतागणों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन एक बेहतरीन किरदार को लेकर आप सभी से रूबरू हूँ। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में इतने उतार-चढ़ाव आते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जैसे थम सी गई है, तभी हमारी जो दिशा होती है ज़िंदगी की वो बदल जाती है। आज एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने आई हूँ, जो सिर्फ़ ना तो खुद बड़े हुए, बल्कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए रास्ते बनाए, बहुत सारे लोगों को बड़ा किया और कहते हैं ना, एक लकीर का फ़कीर व्यक्ति दूसरों के लिए जब मिसाल बनता है, क्यों बनता है? इसलिए क्योंकि वक़्त के थपेड़े उसे बहुत मज़बूत बना देते हैं। वक़्त के थपेड़े उसे बहुत साहसी बना देते हैं, उसे धैर्यवान बना देते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर देवनारायण गुर्जर जी से, जो कि राजस्थान की पवित्र धरती से इस वक़्त जुड़े हैं और हमारे स्टूडियो के बैक स्टेज शोभायमान हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित करूँगी। लेकिन उनकी शान में कुछ कहना चाहती हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, किसी के लिए भी, वो अपने हौसले से, अपने अनुभव से कर सकता है। समाजशास्त्री हैं और कोई भी व्यक्ति समाजशास्त्री तब होता है, जब वो समाज से जुड़ा हुआ होता है और समाज के जो अ, मैं कह सकती हूँ थपेड़े जो होते हैं, एक वक़्त का थपेड़ा होता है, एक समाज की तरफ जो सोशल हम होते हैं तब आपको जो अनुभव या कड़वे अनुभव हो या सुखद हो, वहीं से आप अपनी एक अलग दिशा बनाते हैं। आज उन्हीं समाजशास्त्री से जो कि बहुत बड़े-बड़े उन्होंने काम किए हैं। आपने पीएचडी किया हुआ है और उनकी जो पूरी यात्रा है वो बहुत ही शानदार है और बहुत अगर मैं कहूँ तो मार्मिक भी है। उन्हीं से हम रूबरू होते हैं और उनके बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान की धरती से आप पधारे हैं। जमवारा रामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान से आप जुड़े हैं और बहुत सारी आपके बारे में बातें हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप ही से सुनूँ, आप ही से हमारे तमाम दर्शक रूबरू हों और 46वाँ पायदान आज तैयार है। 46 एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हूँ और बहुत कुछ इन्होंने किया है। इन्होंने 2 बार जिला पंचायत और 1 बार कृषि मंडी का चुनाव इनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता को इन्होंने प्रेरित किया। खुद तो बड़े बने ही, साथ में अपनी धर्मपत्नी को भी बड़ा बनाया। तो बहुत सारी इनकी उपलब्धियाँ हैं अ, और बहुत सारे उतार-चढ़ाव इनके जीवन में। आइए उनसे रूबरू होते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं का स्वागत करते हैं, उन्हीं का अभिनंदन करते हैं। उनसे लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और शीघ्र वे जुड़ेंगे और जब जुड़ेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। अ, जी, आपके मामाश्री को निसंदेह प्रणाम है और मैं कोशिश करती हूँ कि दोबारा उनसे संपर्क हम साध सकें। उनके बारे में क्या कहूँ? बहुत सारी परिस्थितियों से जूझते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। राकेश छोकर भाई साहब नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत और देवनारायण जी से हमारा संपर्क टूट गया है, पुनः हम संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक मैं इनके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे गुदड़ी के लाल के बारे में सुना जिन्होंने बहुत किलोमीटर पैदल चलकर अपनी शिक्षा ग्रहण की या नदी पार कर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी कहा जाता है कि गुदड़ी के लाल थे और उन्होंने अपने सिर पे बस्ता रख के नदी पार करके अपनी शिक्षा ग्रहण की। कुछ इसी तरह
हमारे जो आज के किरदार हैं, उनका भी जीवन रहा है। संघर्षमयी मैं कह सकती हूँ। हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जल्दी संपर्क साधें। तब तक आप सब बने रहें। अ, भूनाराम गुर्जर जी बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन, राकेश शोकर भाई साहब बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन और जो भी हमें देख सुन रहे हैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और एक बार हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं उनसे और जैसे ही उनके साथ हमारा संपर्क होता है, हम आपको रूबरू कराते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दर्शकों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैम आपका भी सादर अभिनंदन है। बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे माननीय अतिथि महोदय बस कुछ ही क्षण में जुड़ने वाले हैं। जी, जुड़ गए हैं। उनका अभिनंदन स्वागत हमने कर लिया और उनके बारे में बहुत सारी बातें मैंने साझा की। गुदड़ी के लाल हैं और बहुत ही संघर्ष में आपका जीवन रहा, लेकिन संपूर्ण जीवन जो कहते हैं कि हम समाज के लिए क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हमको देश ने क्या दिया, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हमने देश को क्या दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा अपने आप को या देश को कोसते रहते हैं कि हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन हम भी तो कुछ दे सकते हैं और उन्हीं शख्सियत में से एक हमारे डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और विलंब से ये सारी कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं। कुछ नेटवर्क की दिक्कत है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी और बहुत-बहुत अभिनंदन स्वागत। तमाम दर्शकों को आपका परिचय दे चुकी हूँ लेकिन परिचय बहुत बड़ा है आपका, बहुत विशाल है और मुझे लगता है कि हम थोड़े लेट हो गए हैं, तो क्यों ना हम आपस में बातचीत ही कर लें और आपकी जो अ कार्य क्षमता है और जो भी जीवन में आपने समाज के लिए, देश के लिए किया है, वही आपका परिचय है। तो मैं पुनः आपका अभिनंदन स्वागत करती नमस्कार आप सबको जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हिंदी साहित्य संस्थान का भी आभार जो मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सब लोगों के साथ में मिलकर के बात करूं। नमस्कार। सर जैसा कि तमाम जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जो हमें हमेशा प्यार दुलार उनका मिलता रहता है और शायद यही ऊर्जा है कि मैं दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर हूँ, बावजूद उसके कार्यक्रम निरंतर चलता रहा है हमारा। तो उनकी ऊर्जा है, जो मुझे ऊर्जावान करती है और हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारे साथ संजय घायल जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, नाम अभी मेरे पास आने बाकी हैं। और सर विशाल परिचय होने के साथ-साथ आप एक मैं कह सकती हूँ एक बेहतरीन इंसान भी हैं और समाज को बहुत करीब से जो व्यक्ति देखता है, वही एक एक ऐसे समाज के बारे में कल्पना करता है कि वो समाज बहुत ही सुदृढ़ हो,
बहुत ही स्वच्छ हो, जहाँ प्यार हो, इज़्ज़त हो, सम्मान हो, सब कुछ हो और जहाँ उन्नति हो। तो समाज से जुड़े रहे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से थोड़ा सा आते हैं? थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा जी, सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वॉल्यूम थोड़ा सा तेज करवा। मेरी आवाज़ आ रही है? अब हाँ, आ रही अब है? सुन रहा हूँ। जी। दरअसल मैं चाहती थी कि तमाम जो श्रोता, जो दर्शक, जो प्यार-दुलार देने के लिए उपस्थित हैं हमारे पटल के उस पार, उनको आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएँ क्योंकि बहुत ही जब व्यक्ति कुछ करता है अपने लिए या समाज के लिए, वो घर से ही बहुत कुछ सीखता है। हमारे साथ मोहन लाल वर्मा जी जुड़ गए हैं, स्वागत अभिनंदन। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। और सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आपका भी अभिनंदन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें आज। जी, विभा जी, मैं उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार में संयुक्त रूप से 150 से ज्यादा लोग एक साथ खाना खाते थे। छोटी सी खेती का काम और पशुपालन का काम जिस परिवार में रहा, तो विडंबना ये रही कि एक भी व्यक्ति उस परिवार में साक्षर नहीं था। मैं उस परिवार का पहला बेटा था जो उस समय हाई स्कूल करके कॉलेज में आया। कॉलेज का गेट उस परिवार के क्या पहले बात! व्यक्ति ने अगर देखा है तो क्या बात! क्या बात है! बहुत बढ़िया। अ, कच्चे घर, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो कच्चे घर थे। घर के पास में ही जानवरों का बाड़ा होता था, उससे लगता ही बकरियों को रखने की जगह होती थी। सारे लोग फिर भी प्यार से रहते थे और जब पढ़ाई करते थे तो वो दिन याद करते हैं तो लगता है कैसी परिस्थितियां थी। गांव में लाइट नहीं थी और हम लोग लैंप जला करके, जिसे हम चिमनी बोलते थे, केरोसिन से जो जलती थी, जी, वो जला करके पढ़ाई करते थे। लेकिन जब स्कूल में जाते थे और लोगों को देखते थे तो मन में ये जरूर आता था कि नहीं, हमें भी पढ़ना है, हमें इन जैसा बनना है। बड़ी मेहनत से पढ़ते थे। परिवार गरीब था लेकिन पिताजी का सम्मान था, उनका मन भी था कि मैं पढ़ूं। मुझे अच्छे से याद है, जब हम स्कूल जाते थे, पहले चौथे क्लास तक गांव में रहा। उच्च जी, प्राथमिक के लिए पास में एक कस्बा है भानसू कला, गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर। वहां हम लोग जाते थे और आपको सुनकर के अजीब सा लगेगा कि जब हम स्कूल से निकलते थे दोपहर में, जी। जी, मैं सुन रही सुनता हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। जी, जब स्कूल से निकलते थे, जी, धूप होती थी और बीच में नदी हमें पार करनी होती थी, रेत होता था उसमें। तो जी, हम लोग वहां से भागते थे और ये देखते थे कि सामने जो पेड़ है उसकी छांव में जाकर के हम थोड़ा सा रुकेंगे, फिर आगे भागेंगे। जी, और कभी कभी तो परिस्थिति ऐसी होती थी कि हम पैरों पर पेड़ के पत्ते बांध करके उस नदी को क्रॉस कर। मुझे ठीक से याद है, मैंने पहले बार पाँव में चप्पल उस वक्त पहनी थी जब मुझे टूर्नामेंट के लिए दूसरी जगह पे जाना। जी, अरे बाप रे! इस तरह की परिस्थितियों में हम लोगों ने पढ़ाई की। जी, और हम देखते थे कि हमारे माँ बाप कितना संघर्ष कर रहे हैं हमें पालने के लिए। जी, मेरी माँ जब भी मुझे याद आती है विचलित कर जाती हैं। पीछे कोई था नहीं, ना भाई था, ना माँ बाप। मामा ने उसकी शादी की और इस घर में आने के बाद भी कुछ ज्यादा सुकून को नहीं मिला। लेकिन वो मेरा ध्यान बहुत रखा, क्योंकि मैं पढ़ता था, पढ़ने में होशियार था। जी, जी। जी, जी, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हाँ, जब परीक्षाएं होती थी तो हम रात को पढ़ाई करते थे
तो नींद नहीं आ जाए, नींद आने लगती थी तो सरसों का तेल आंखों में लगा कि नहीं हमें जगना है। जब सरसों का तेल थोड़ा सा आंख में लगाते ही वो चिड़मिड़ाहट सा लगेगा, आंसू आएंगे और हमको नींद हट जाएगी। कि नींद नहीं आ जाए, सुबह पेपर है, हमें पूरी तैयारी के साथ में जाना है। जब हाई स्कूल में गए तो घर वालों को थोड़ी खुशी हुई कि हाँ, हमारे परिवार का बच्चा हाई स्कूल में गया है। और उनके जो शिक्षक गण हैं वो मेरी प्रशंसा करते थे, तो पिताजी बड़े खुश होते थे कि इनके गुरुजी इनकी प्रशंसा करते, इसका मतलब बेटा लाइन पे। मैंने एक टारगेट बनाया कि आसपास के जो धनाढ़ परिवार के जो बच्चे हैं, जो मेरे साथ में जो स्टूडेंट है, बढ़िया पढ़ करके दिखा। पापा का परिचय था आसपास के गांव में, इसकी रेपुटेशन भी थी। और एक घटना का जिक्र और करना चाहूंगा। पापा बकरियां चराते थे, तो एक बार शेर से सामना हो गया, मुठभेड़ हो गई पापा की। ओहो। तो हालांकि वो बहुत जख्मी हुए और एसएमएस में ट्रीटमेंट चला सवाई मानसिंह अस्पताल में। लेकिन उसके बाद में उनकी ख्याति और बढ़ गई। तो कहते थे कि ये शेर का बेटा है। तो मुझे लगता था कि मेरे पापा को शेर का बेटा कहते हैं, तो मैं पापा का असली शेर का बेटा बन करके बताऊं। और मैं तब बन पाऊंगा जब मैं अच्छी शिक्षा हासिल करके लोगों को दिखाऊं। क्या बात। ऐसा रहा हमारा बचपन। उसके बाद में जयपुर आए, और कभी कभी हम जब बकरियों के साथ में जब छुट्टी होती थी या पापा को कोई काम होता तो बकरियां या गाय लेकर के जंगल में जाते थे। बारिश का मौसम होता था, सारे ग्वाले एक जगह बैठते थे। तो मुझसे पूछा करते थे, वो कहते थे हम नहीं जा पाए स्कूल में, स्कूल में जाकर के कैसा लगता है। वहां लोग किस तरह की बातें आपसे करते हैं, आपको प्यार देते हैं, या ऐसा तो नहीं कि आपके साथ में दो इन दर्जे का व्यवहार वो करते हो। तो मैं उन लोगों को जी। कहता था कि नहीं, बहुत प्यार देते हैं। और मैं देखना एक दिन टॉप करके दिखाऊंगा। मैंने क्या किया। बात है सर, मैंने जिंदाबाद मैंने हाई स्कूल जिंदाबाद। टॉप किया। तो उस वक्त हमारे यहाँ गुड़ बांटा करते थे। जब खुशी का कोई मौका होता था, तो जब रिजल्ट आया और मैं फर्स्ट क्लास से ऊपर मेरे नंबर आए, तो फिर परिवार में गुड़ बांट करके खुशी का इजहार किया। कभी कभी गर्मी की छुट्टियों में हम लोग जयपुर भी आ जाते। आप अपनी किताबों का पैसा मिल जाएगा, फीस हमारी जमा हो जाएगी, घर वालों पे बोझ ना बने। और मुझे कोई शर्म नहीं आती कि कहने में हम गर्मी की छुट्टियों में मजदूरी भी करते, फिर उससे थोड़ा सा मदद घर वालों को मिलती थी। लेकिन पापा मुझे टोका करते थे, वो कहते थे कि नहीं, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं और कर लूंगा। लेकिन मैं जानता था ज्वाइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार में सबको साथ में लेकर के चलना है। इस संघर्ष करते करते हम गांव से शहर में आए। और जब मैं कॉलेज में गया फर्स्ट टाइम और लोगों को देखा, थोड़ा सा मन में हल्का सा हीन भावना का भाव आया, क्योंकि जूते फटे हुए थे और जो शर्ट में पहन करके गया था, खाकी शर्ट जो थी, उस पर पैबंद लगा। मुझे जिस तरह से लोग देख रहे थे, मुझे मनी मनी लग रहा था कि ये मुझ पे फंस गए। लेकिन कोई नहीं, मुझे तो वहां पढ़ना था। मेरी पढ़ाई चल रही थी। उसी बीच जयपुर दूरदर्शन का कार्यक्रम, चौपाली कार्यक्रम चल, जिसमें किसानों के लिए बात, मैंने ज्वाइन किया। वो मैंने ज्वाइन किया तो उससे कुछ लोग मुझे पहचाने लगे। मैं पढ़ता भी था, प्रोग्राम भी करता था, और शाम को कुछ बच्चों को ट्यूशन से मेरा यहाँ का खर्चा चल जाता था, क्योंकि ये पैसे तो थे नहीं कि अच्छी जगह पे हम कमरा लेकर के पढ़े। तो एक जगह है आमेर रोड पर, मुझे घाटी, उसमें आकर के मैं रहा। वहाँ कुछ सस्ता कमरा मिलता।
वैभव जी, मैंने अजब सा महसूस किया जब वहां जाकर तुम लोगों के बीच में रहा, जो पशुपालन का काम ही करते थे। मेरे जैसा परिवार था, ठीक वैसी ही पृष्ठभूमि के उनके बच्चे भी नहीं। शहर में, जयपुर में बिल्कुल एक नहीं पढ़े। मैं ट्यूशन करता, उससे मेरा खर्चा तो चल जाता था, लेकिन मन में ये लगता था कि मैं जिन परिस्थितियों से जूझ रहा हूँ, जिन परिस्थितियों से निकल करके आया हूँ, ठीक ही परिस्थिति इनकी है। लोग कमाएंगे भी, अच्छे जॉब करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, लेकिन इस दर्द को बहुत कम लोग समझेंगे। और मैंने वहां श्री देव आदर्श विद्या मंदिर के नाम से एक छोटी सी स्कूल डाली, किराए का मकान लेकर के। और मैंने प्रयास किया उन बच्चों को मैं जोड़ूं। क्या कोई बात है! फीस नहीं, बहुत बढ़िया। कोई बुक्स उनको नहीं खरीदनी है। बीच में बच्चे आकर के बैठते, उनके माँ बाप फिर उठा ले जाते, मुझे आकर के वापस पकड़ देगा। मेरा प्रयास चला लगभग 3 साल। 3 साल में लगभग 270 बच्चे उस स्कूल में निःशुल्क पढ़ने वाले क्या बात है सर! जुड़े। आप जैसी सोच वाले जितने भी व्यक्ति इस संसार में हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उन्हें हम उनका हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप जैसी सोच रखने वाले लोग ही देश बदलते हैं, समाज बदलते हैं और समाज की सोच बदलते हैं। नहीं, बहुत-बहुत साधुवाद। वो अंदर जो तकलीफ थी, जो मैंने जो मेरे बचपन में देखा था, वो मुझे उन बच्चों में वो नजर आता था कि ये भी वैसे ही जूझ रहे होंगे। जब मेला लगता था गांव के पास में, हम जी, मेला देखने जाते, जी, तो हमारे पास में मेले में खर्चे के लिए पैसे नहीं। फसल काटने के बाद में फसल को जब निकाल लेते थे, तो फिर कुछ बालियां गिर जाती थी खेत में। हम परिवार के जो बच्चे थे, उन बालियों को चुन करके, उनको कूट करके, उसमें से जो दाने निकलते थे, अनाज निकलता था, वो लेकर के मेले में जाते थे, उसको वहां बेचते थे। और फिर कुछ खरीदना होता तो खरीद। तो मुझे वो लगता था उन बच्चों कि मेरी जो परिस्थितियां रही, वही परिस्थितियां इनकी भी। मुझे उस वक्त समझने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने भोगा है। मुझे तकलीफ हुई। कहते हैं ना, जिन लोगों ने इस तरह का कभी महसूस ही नहीं किया, कहते हैं कि जिनके पाँव न फटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पड़े। मेरी तो बीवाई क्या, मेरा तो पैर फटा था। जब कॉलेज में आया, थोड़ा वो टीवी पे कुछ आने लगा, तो मेरी एक रेपुटेशन सी बनी, और ठीक ठीक मेरा चल रहा था। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। मेरे से जो बड़े भाई साहब थे, रेसलर थे, वो और भाभी जी दोनों का आकस्मिक निधन हुआ जब मैं जयपुर रहता था। 3 साल की एक बेटी थी, और साल भर का उनका बेटा। दोनों एक साथ चले गए। मैं समझ सकती हूँ सर, ये किसी भी पारिवारिक घटना ने बहुत बड़े दुःख उस की घटना बात ने है। मुझे इतना तोड़ा जी, कि वो मेरा जी जो सर। सपना था, मैं निःशुल्क बच्चों को पढ़ाऊंगा, जी, उनके लिए कुछ करूंगा, वो टूट गया। और मुझे मजबूरन वापस गाँव लौट। कुछ दिन बड़े डिस्टर्ब रहे, लेकिन हिम्मत करी फिर। घर में अब मैं बड़ा रहा हूँ, बच्चे छोड़ करके गए हैं, सब कुछ मुझे करना है। पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन उठा फिर वापस, और लगा अपने काम पे। थोड़ी सी जमीन खरीदी, एक छोटा सा घर बना करके वहां मैंने परिवार को शिफ्ट किया। संयुक्त परिवार था, उससे अलग रहे। और
पापा का मन नहीं लगता था, तो वहां जो एक समाज सुधार कमेटी थी, उसमें वो पदाधिकारी थे, तो मैं उनको वहां लेकर के जाता, वहां उनको ले जाता, उनके जो पुराने कुछ मिलने वाले मित्र थे उनसे मिलाता, बैठते उठते थोड़ा सा वो चेंज आया उनमें। फिर मैंने वापस पढ़ाई शुरू। मैंने बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद में है मैंने एक थोड़ा सा टर्न लिया। ग्राम सेवा सहकारी समिति एक होती है, दो पंचायतों को मिला करके, जो किसानों को ऋण उपलब्ध करवाती है और कुछ उनकी जरूरतों का सामान भी रियायती दर पे उपलब्ध करवाती है। उसके चुनाव हुए, मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। और जो वहां के लोग थे, उन लोगों का मन था, तो चुनाव के बाद में मैं उसका चेयरमैन भी बना। चेयरमैन बनने के बाद में जब वहां देखा, तो शायद मुझे आज वो लोग सुन रहे हो, ठीक नहीं लगेगा। मैंने वहां जांच करवाई, और जो वहां के प्रबंधक थे, मुझे ठीक से अमाउंट याद है। एक गरीब किसान जो संन्यास के लिए तैयार था, कितना उस पर कर्जा था, 68,670 रुपए का गबन उसके खाते से था। मैंने उसकी जांच करवाई, और उस गरीब किसान को उसके पैसे उनसे दिलवाए। वो प्रबंधक सस्पेंड हुआ, और कभी कभी मुझे मिलते हैं। अब वो गुस्सा तो नहीं है, लेकिन वो अब घर पे ही है। उसके बाद में रुख किया मैंने सामाजिक गतिविधियों में। थोड़ा सा मेरी हिस्सेदारी हो, और मेरे मन में जो है वो करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म। एक संस्था है राजस्थान गुर्जर महासभा, राजस्थान में। उसमें मैंने काम करना शुरू किया। क्षेत्रीय समिति में एंटर हुआ, ब्लॉक में आया, फिर मुझे जिले में लिया उन्होंने, और कुछ दिन तक मैं प्रदेश का प्रवक्ता रहा। उसके बाद में मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया प्रदेश का, और अब मैं अखंड भारत गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नाम से जी, लगता है गुर्जर महासभा एक जाति का संगठन है, जी। लेकिन जो मेरे साथ में बंधु जुड़े हैं, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि जातीय संगठन तो है, लेकिन उद्देश्य अलग है। उद्देश्य अलग है। बहुत अच्छी समाज बात है। में डॉक्टर साहब कुछ और बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ। आप ही के जी, जवाब के साथ मैं चाहती हूँ कि आप उसे भी जोड़ें साथ में। लेकिन उससे पहले कुछ अभिनंदन हम करते हैं। हम आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए बहुत सारे हमारे श्रोता एकत्रित हो गए हैं और बहुत ही महान व्यक्तित्व वाले लोग वो वे भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी जुड़ गए हैं पटना, बिहार से। बहुत-बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आप बहुत अच्छे गीतकार हैं, साहित्यकार हैं और इनकी आवाज़ बहुत मधुर है और मैं बहुत स्वागत करती हूँ। संजय घायल जी लगातार सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। एक प्रश्न आपके लिए आया है जैसे कि जाति की बात आपने कही कि गुर्जर एक जाति आपको हमें लगेगा कि वो संगठन एक जाति संगठन है, लेकिन बावजूद उसके एक सवाल मेरे मन में है क्योंकि एक सवाल आपके लिए आया है, वो सवाल मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उससे पहले डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, जुड़ गई हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तमाम सुधी, तमाम श्रोता का स्वागत, अभिनंदन है और हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो मैं चाहूँगी कि आप दानव मैं हमेशा कहती हूँ कि जो नेटवर्क है वो दानव है और हमेशा जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, वो दानव आके खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारी ऊर्जा को कम नहीं कर सकता क्योंकि हम में दम है। अभी कुछ ही क्षण में हमारे डॉक्टर साहब जुड़ेंगे, जो समाज
को बहुत ही करीब से जानते हैं, समझते हैं, देख चुके हैं, दर्द सह चुके हैं, इसीलिए समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप तमाम जो जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जो मेरे प्रियजन हैं, उन सब का भी अभिनंदन करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप हैं, तो हम हैं। हमारे डॉक्टर साहब पुनः उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब का हम पुनः स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आप आ गए हैं और मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है, तो आप एक सवाल अपने अभी जो भी बातचीत आप कर रहे थे, उसे आप पूर्ण करें और साथ में एक प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें कि हमारे एक सुधी बड़े आकुल हैं जानने के माफ कीजिएगा, आरक्षण मैं के सुन नहीं पाया। एक बार मुझे दोबारा बोले। सुन नहीं पा रहा था जी। जो भी आप जवाब दे रहे थे, जो आप बात कह रहे थे अपने सामाजिक सरोकार की, उस जी बात को आप पूर्ण करें और साथ में आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है, वो भी हमें साझा करें क्योंकि हमारे एक सुधी जानना चाहते हैं। जी। स्वागत है आपका। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो जातीय वैमनस्यता है, इसको कम करने के लिए हम लोग काम। अखंड भारत गुर्जर महासभा जो संगठन है, या राजस्थान गुर्जर महासभा जो संगठन है, वो एक जाति के लिए काम नहीं करता, सामाजिक समरसता के लिए काम करता। सारी जातियों के लोग सब मिलकर के जो समाज बन रहा है, उस समाज में नैतिक मूल्य बढ़े बढ़े और आपस में सारे मिलकर के राष्ट्र निर्माण के लिए काम। जैसे कि अखंड भारत नाम, हम राष्ट्र के गौरव को किस तरह से वापस प्राप्त करेंगे, सारे मिलकर के सबका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए देश के, उसके लिए हम काम करने वाले हैं। कहीं विकास में पिछड़ गए, या वो तबका जो मैंने अभी आपसे बात की उस स्थिति में है, उससे बाहर कैसे निकलें, उसके लिए हमें काम करना। कुछ इस तरह के एरियाज हैं जिसमें आज भी वही पोजीशन है जो मेरी स्कूल के टाइम की। कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं जिनके बच्चों को ना शिक्षा मिलती है, ना स्वास्थ्य। मैंने कुछ दिनों पहले जेंडर पे काम किया। एक सामाजिक विषमता जो है, जेंडर गैप जो बन रहा है, हम बेटे और बेटी में जो फर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे विकास में बाधक है। समाज में बेटियों को भी वही सम्मान मिले जो बेटों को मिल रहा है, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। हम लोग उस पर एक उदाहरण देकर के मैं इस स्थिति को आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बेटा और एक बेटी, दो घर में है। बेटी के एग्जाम है, वो अपने रूम में पढ़ रही है। बेटा अपने दोस्तों के साथ घूम करके आता है और आकर के आवाज लगाता है कि माँ खाना लगाओ। माँ आवाज लगाएगी बेटी को, बेटा भैया के लिए खाना लगा। वो घूम करके आया, बिटिया का सुबह पेपर है, वो पढ़ाई कर रही है। हमने ये जो जेंडर गैप पैदा किया बेटे और बेटी में, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। जितना मुझसे बन पड़ा। आप अभी मुझे पूछ रहे थे आरक्षण के संबंध में। आरक्षण की जो व्यवस्था है, उसके संबंध में कोई बयान जारी करना वर्ग के छत्ते पे हाथ लगा। मैं संगठन के लिहाज से बात नहीं कर रहा, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि आरक्षण एक एक्स्ट्रा डोज है, एक अतिरिक्त खुराक, जो समुदाय, जो समाज किन्हीं कारणों से विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं। भले अंग्रेजों द्वारा लगाया गया काला कानून, ट्राइबल एक्ट हो, उनको जराइम पेशा घोषित किया गया हो, आर्थिक आधार से पिछड़ गए हो, कोई भी कारण हो सकते, बहुत से कारण हैं। उन लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, जिसको हम बोले ना, मैंने कहा एक्स्ट्रा डोज,
वो रिजर्वेशन की व्यवस्था। वो लोग उस दौड़ में आकर के खड़े हो जाए, इतनी सुविधाएं उनको मिल जाए और वो अपना कंपटीशन। मेरी व्यक्तिगत निजी राय ये है, तो उस कंपटीशन में लाकर के उनको खड़ा कर दे, उस प्रतिस्पर्धा में उनके बराबर में ट्रैक पे लाकर के खड़ा कर दे और फिर कहें आप दौड़ लो, जो निकलेगा वो जीते। लेकिन इस व्यवस्था ने रिजर्वेशन के नाम पर समुदायों को विभक्त कर दिया था। एक आईएएस जो रिजर्वेशन से बन रहा है, उसके बेटे को भी रिजर्वेशन की आवश्यकता। ये विसंगतियां जो रिजर्वेशन की है, कहीं न कहीं युवाओं में फ्रस्ट्रेशन है। और जिन लोगों को नहीं मिला, जिनको ट्रैक पे आने के लिए बस का किराया नहीं है, जिनके पास में अच्छी किट नहीं है, उन लोगों को रिजर्वेशन की आवश्यकता है। उन लोगों को उनके बराबर में खड़ा तब कर पाएंगे जो उनके पास में नहीं है वो उपलब्ध कर पाएंगे। रिजर्वेशन की व्यवस्था जो बनी, मैं समझता हूं उसके दो कारण हैं। एक तो हमने उस वर्ग को जिसने अपना योगदान देश के निर्माण में, देश को आजाद कराने में भी दिया, तथाकथित व्यवस्थाओं ने उसको पशुतर जीवन जीने को व्यवस्था। हमने एक वर्ग भेद पैदा कर दिया, ये छूत है, ये अछूत है। एक संकुचा उनके मन में आ गई, वो आपसे बात करने में भी इतना संकुचाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। उनको मिक्सअप करने के लिए जो व्यवस्था है वो रिजर्वेशन। एक नया डॉक्टर साहब, आर्थिक आधार भी है जी। डॉक्टर साहब, समाज को बहुत ही करीब से देखने के बाद एक समाज शास्त्री के रूप में आप उभर कर सामने आए और सोचा कि क्यों ना हम अपने कर्मों से समाज में थोड़ा-सा बदलाव, थोड़ा-सा सुधार ला सके। इस क्षेत्र में आपने बहुत कार्य किए हैं। कुछ और हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको देखने और सुनने के लिए बहुत सारे सुधी मौजूद हैं, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। बहुत अच्छे फनकार, गज़लकार आदरणीय प्रदीप मिश्रा अजनबी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। राही राज जी हमारे साथ बैंगलोर से जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। राकेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। दुर्गा नागले जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत अभिनंदन। तमाम श्रोतागणों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सब बने रहें। गुज़ारिश करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे कार्यक्रम की जो अ, सोच है, जिस विचार को लेकर हम इस कार्यक्रम को करते हैं, वो विचार घर-घर तक पहुँच सके। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और सुझाव भी आप दे सकते हैं कि आपको जैसे हमारा 2 कार्यक्रम चलता है, परिचर्चा चलती है, तो आप सुझाव दे सकते हैं कि और हम अपने कार्यक्रम को किस तरह बेहतर बना सकें। और डॉक्टर साहब, आप समाज से जुड़े हुए हैं, बहुत आरक्षण के बारे में भी आपने खुलकर बात की और आरक्षण चूँकि एक समझ सकती हूँ कि हो सकता है कोई इत्तेफ़ाक रखे, कोई ना रखे, तो एक विवाद ना उत्पन्न हो जाए। लेकिन हम किरदार ज़िंदगी में या परिचर्चा में विवाद का कोई स्थान नहीं छोड़ते। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। समाज के लिए जब आप काम करते हैं, समाज के लिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपका दिन और आपकी जो रात होती है, पता नहीं चलता कब कहाँ ढल जाए। तो परिवार जो है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, उनका कितना योगदान है, कितना सपोर्ट है आपके लिए कि खुलकर आप काम करें, हम आपके साथ हैं? थैंक यू, धन्यवाद आपका। दो चीजें देखने को मिल रही हैं इसमें। कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग और पाश्चात्य संस्कृति के नाम पे
जो उछृंखलता है, इन दोनों चीजों ने समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास किया है और जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं कमोबेश उनको तोड़ दिया। जब तक हम उस स्थिति पे नहीं पहुंचेंगे, जो कबीलाई संस्कृति में एक आत्मीयता होती थी, अभाव थे लेकिन लगाव। हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, एक दूसरे की चिंता नहीं कर रहे हैं, केवल प्रतिस्पर्धा का। समाज का आधार परस्पर रिश्ते होते हैं। एक सुरक्षा का भाव समाज देता है, एक संरक्षण का भाव समाज देता है और समाज सबको विकास के समान अवसर देने की व्यवस्था। हम जब तक इन चीजों को दिल से लागू करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ में नहीं लगे, ना तो समाज का विकास होगा और ना हमें। मैं अलग तरह का आदमी हूं और संगठन भी है, ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन में मुझे काम करने का मौका मिलता है, दूसरे संगठनों में। मेरे साथ कुछ संगठनों में राजनीतिक लोग भी हैं और उसी दृष्टिकोण से मुझे भी सोचते। उनको लगता है कि मेरा कोई टारगेट है, मैं भी कोई गोल अचीव करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां काम कर रहा हूं। शायद कोई लोकसभा का क्षेत्र इनका हो, वहां से लड़ना होगा या विधानसभा लड़नी। मैं आपको यकीन दिला दूं, 2 बार ऐसे अवसर आए हैं जिसमें मुझे विधानसभा लड़ने के लिए पार्टी, लेकिन मैं तलाश कर रहा हूं, मुझे वहां नहीं जाना है। मुझे समाज की व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए उन लोगों की तलाश है जो मेरे साथ चले। सारे लोग वहां जाएंगे, कौन करेगा? बहुत बढ़िया, बाहर से कोई नहीं आने। बहुत सुंदर बात। जब घटनाएं घटित होती हैं और अपन देखते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पर 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार, पत्नी ने पति को काट दिया, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। हम कर क्या रहे हैं? ये जो समाज सेवा के नाम पे जो ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं, आउटपुट क्या आ रहा है? बड़ी बेचैनी। और मैंने तय किया कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा और जितना मैं कर पाऊंगा जीवन पर्यंत, मेरे प्रयासों से समाज में किंचित मात्र भी सुधार हो, कोई परिवर्तन आए, तो मैं मेरे जीवन को धन्य। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब। और मेरा एक प्रश्न अधूरा रह गया कि परिवार का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके साथ कितना सहयोग करते हैं कि आप जाएँ और समाज के लिए काम करें? मेरी आवाज़ पहुँच रही है? मे डॉक्टर थोड़ा सा साहब वॉल्यूम सुन पा तेज रहे हैं? जी, मैं जानना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने प्रश्न पूछा आपसे कि आपके परिवार, आपकी पत्नी और आपके बच्चे का कितना सहयोग मिलता है समाज सेवा या समाज शास्त्री के रूप में जब आप उभर के सामने आए हैं? क्योंकि समाज के जी बीच आपको रहना है, तो घर में ज़्यादा समय आप नहीं दे पाते होंगे। उस स्थिति में घर का माहौल कैसा रहता है? जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। घर घर की कहानी वाला मेरा घर नहीं, और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। अच्छा, इसलिए भाग्यशाली हैं कि पढ़ी-लिखी नहीं है? जी।
मैं पूछ रही हूँ, आप इसलिए भाग्यशाली हैं कि आपकी पत्नी पढ़ी हाँ, लिखी नहीं नहीं, है? मैं वो बता रहा हूँ, वो पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा, 3 बार उन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा है। और इसलिए भाग्यशाली हूँ कि मैं जब भी कहीं काम के लिए, समाज सेवा के काम से जाता हूँ, तो मुझे सिर्फ इतना पूछती हैं, दवा का डिब्बा ले लिया आपने? दवा टाइम से लेना, घर की चिंता मत कर। मुझे क्या आज बात! तक मेरे परिवार में, हाँ। मेरे पिता ने, मेरी पत्नी ने कभी नहीं टोका, क्योंकि उनको विश्वास है, वो जानते हैं कि मैं जिस राह पे चल रहा हूँ वो परोपकार की राह है, सही रास्ते पे चल रहा हूँ। कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं आई, चाहे घर में कितना भी जरूरी काम हो, मुझे किसी ने नहीं टोका। मेरी बेटी शादी होकर ससुराल में चली गई, एमए बीएड है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, लेकिन फिर मैंने बीए भी किया, एमए भी किया, पीएचडी भी की। लेखन का भी थोड़ा काम रहा। मेरे जो बेटा है, एक ने बीटेक किया है, एक बीकॉम एलएलबी है, और मेरी दोनों बहू, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है। किसी की तरफ से, ना बहू की तरफ से, ना पत्नी की तरफ से, ना बेटों की तरफ से कभी कोई टोका टाकी नहीं हुई। इवन मुझे इतना सहयोग मिलता है, कभी स्वास्थ्य मेरा ठीक भी नहीं रहता और मुझे कहीं ज्यादा दूर नहीं, 150 किलोमीटर भी अगर कहीं कार्यक्रम में जाना होता है, ड्राइवर नहीं मिलता है, तो बेटा कहता पापा मैं चल। बड़ा अच्छा लगता है। और घर में ऐसी कोई नहीं है, कोई हमारी विलासिता वाला काम नहीं है। मेरे घर में कोई स्मोकिंग नहीं करता, कोई पान गुटखा नहीं खाता, मेरे बच्चे चाय भी नहीं पीते। मेहमान आता है तो चाय बनती है, वरना हम लोग चाय नहीं। और बहुत बढ़िया, एक बहुत एक सुंदर बार की आपको, परिवार आपका। आपने आपको पूछ ही लिया, तो एक घटना मैं बताता हूँ। जी। मुझे कोटा समाज के कार्यक्रम में जाना था, कि मेरी पत्नी यहाँ मेरे साथ जयपुर में नहीं रहती थी, वो फार्म हाउस पे वहाँ गाँव में रहती थी, और दोनों बच्चे रहते थे, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उस वक्त। मैं 2-3 दिन वहां कोटा के उस प्रवास पे रहा, और जब वापस आया तो मैंने पूछा, बेटा सब्जी वब्जी कहीं खत्म तो नहीं हो गई थी? कोई जवाब नहीं आया। मैंने देखा तो आटा भी नहीं था, सब्जी भी नहीं थी। मैंने पूछा कैसे काम चला? आपको आश्चर्य होगा सुन करके, मेरे बड़े बेटे ने कहा, पापा हमने नमक के साथ खाना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, परमात्मा ने मुझ पर कृपा की है कि वैसा ही मुझे परिवार दिया है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ मेरे परिवार, बहुत और बहुत सुंदर। तभी मैं बिल्कुल, हिम्मत कर बिल्कुल। पाता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार का जब सहयोग होता है अच्छे काम के लिए, तो ऊर्जा अपने आप आती है। और कितना सुंदर परिवार है आपका। आपके परिवार के बारे में तमाम सुधि के साथ हम भी गदगद हैं जानकर। संजय घायल जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, स्वागत अभिनंदन। और राकेश छोकर जी लिखते हैं कि देव नारायण जी को राजस्थानी लोक संस्कृति का भी गहरा ज्ञान है। बहुत बढ़िया, कभी इस विषय पर भी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। लेकिन जो परिवार का सपोर्ट आपको मिला और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, और कुछ मैं मेरे पास तस्वीरें थी लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। नितिन गडकरी जी के साथ आपकी तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आपकी तस्वीर है। तो एक समाजशास्त्री के नाते आप उनसे मिले मिले थे, या कोई और कारण था उनसे मिलने का? और जिस तरीके से आपकी वार्ता हो रही थी, अगर मैं तस्वीर दिखा सकती तो मुझे बहुत अच्छा लगता और आपको शायद बताने में भी खुशी होती। लेकिन फिर भी आपकी तरफ से जानना चाहती हूँ कि तमाम जो बड़े नेता हैं, उनके साथ जब आपकी मुलाकात होती है, तो क्या वो समाज के हित के लिए होती है या किसी विशेष कार्य के लिए? नहीं, दोनों बातें हैं। नितिन गडकरी जी घर आए थे। मेरा कई वर्षों का उनसे परिचय है।
कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए हम राजनाथ जी से मिले, उनसे भी मेरा परिचय है। मेरी पत्नी ने चुनाव लड़ा पार्टी के टिकट पे, एक राजनीतिक पार्टी के टिकट पर, तो उस पार्टी में भी पहचान है और मुझे भी आ, अवसर उन लोगों ने देने की कही थी, लेकिन चूंकि मेरी सोच कुछ अलग रही है। मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ, केंद्र के कुछ मंत्रियों से मेरा है परिचय पुराना, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, किसको टिकट देना है उसकी कहीं सिफारिश करूं या मुझे कोई राजनीतिक ओहदा मिले, मैं इसके लिए बात नहीं करता। अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं जो महसूस करता हूं समाज में क्या ठीक होना चाहिए, उसके लिए बात। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मैं अभी कुछ एक महीने पहले फाइनेंस मिनिस्टर से मिला, मेरे साथ में एक सांसद भी थे। एलआईसी के संबंध में आ, मीडिया में काफी कुछ चर्चाएं चली। एलआईसी को बेच रही है गवर्नमेंट, उसके शेयर बेच रही है, ऐसा एक चला था। मैं एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ले रहा था, तो वहां उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने मेरे से पूछा कि साहब ये एलआईसी का क्या हो रहा, बंद होगी। एक नेगेटिविटी जो समाज में फैल रही थी, ये एक एग्जाम्पल मात्र है। मैंने उनके सामने ये बात कही कि इस तरह का माहौल बन रहा है, मैसेज इस तरह का जा रहा है। ठीक इसी तरह की बातें मैं दूसरों के साथ, समाज में क्या परिवर्तन होना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज लागू की हैं उनमें क्या इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसको और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जहां भी मुझे मौका मिलता है, जिस मंच पे भी मुझे मौका मिलता है, चाहे मैं व्यक्तिगत रूप से मिलूं या किसी मंच पे बात कहने का मौका, मैं अपनी बात बेबाकी के साथ में कहता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बात को लोग सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत अभी कुछ अच्छी दिन बात पहले। आपने कही सर। और एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक जी समाजशास्त्री होने के नाते समाज को किस रूप में आप देखना चाहते हैं? देश को किस रूप में आप देखना चाहते हैं? आपका जो एक सपनों का भारत या एक सपनों का समाज है, वो किस दिशा में जा रहा है? या आप क्या चाहते हैं? समाज को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? जी जी। आ, बड़ा आपके प्रश्न में बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा है। मेरे सपनों का भारत या ये जो मेरे पीछे जो बैनर लगा है, आपको अगर दिख रहा हो, उस पे लिखा अखंड भारत। मेरा भारत अखंड कैसे हो, इसकी अखंडता किस तरह से बनी रहे। और पहले सुना करते थे भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, इसका जो खोया हुआ परम वैभव है वो किस तरह से प्राप्त हो, सबको मिलकर के उस पर काम करने की दिशा। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा देश बदल रहा है। शिक्षा और संस्कार दोनों को बहुत साथ लेकर के हम जब चलेंगे तो देश मजबूती के साथ में खड़ा होगा। हम पुरातन की बात भी करें, आईटी को भी साथ में लेकर के चलेंगे। गवर्नमेंट अपनी योजनाएं बनाएंगी, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में समाज के बीच में काम करने वाले लोग संस्कार के साथ में शिक्षा पर जब तक जोर नहीं देंगे, मैं समझता हूं इस परिकल्पना को पूरी करने में बहुत ताकत लगेगी। और मैं समझता हूं निश्चित रूप से जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। क्या बात है, क्या बात! बहुत खूब, पॉजिटिव थॉट्स के बहुत लोग, आप जैसे लोग साथ में लगे हैं, निश्चित रूप से मैं भी जो अखंड बात लिखा है, मेरा एक सपना है भारत अखंड है, अखंड रहेगा, लेकिन सारे समाज जो खंड खंड होते से नजर आ रहे हैं वो अखंडता ले लें, आपस में जुड़ जाए, इसके लिए जीवन समर्पित करने का प्रण।
बहुत खूब सर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपकी सोच, आपके विचार और भारत वाक़ई विश्व गुरु बनेगा और भारत जिस प्रकार पहले चमका करता था वैसे ही और उसकी चमक बढ़ेगी। आप जैसे, हम जैसे लोग अगर होंगे जो बुद्धिजीवी हैं, जो सही-गलत की परख रखते हैं, सही-गलत को समझते हैं, निस्संदेह वे लोग भारत को बदलने में ज़रूर मदद करेंगे। तो ये सारी बातें हुई लेकिन चूँकि हम हमारा जो कार्यक्रम है वो है किरदारे ज़िंदगी। तो ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव तो आपने बताए, आपने अच्छे-बुरे अनुभव से हमको रूबरू कराया लेकिन चूँकि हर व्यक्ति के अंदर एक प्यारा-सा बच्चा छुपा हुआ होता है तो क्या डॉक्टर साहब के अंदर भी कोई बच्चा छुपा हुआ है या आप समय से पहले बड़े हो गए, प्रौढ़ हो गए? हाँ, सब में होता है। सब में होता है, मुझ में भी है। तो और बचपने में आप क्या करते हैं? मैंने वो जो चरवाहे वाली बात कही है, बचपन में मुझे गाने का शौक था, मैं गाता था। और जो जो देहाती जो खेल होते थे, वो रुमाल झपट्टा, वो सतोलिया, वो गुल्ली डंडा, वो खेला करते थे। और अब वो चीजें नहीं आज रही। क्या खेलते लेकिन हैं? आज क्या खेलते हैं? आज आज की परिस्थिति क्या है? डॉक्टर साहब के अंदर एक बच्चा अभी भी जीवित है या बच्चा हाँ, बड़ा हो गया? बिल्कुल है। और मैं जब बाहर जाता हूँ, कार्यक्रमों में जाता हूँ या मैं गांव में जाता हूँ, तो वो सारा वो दृश्य मेरे सामने आता है। और आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि मैं वो चाबी हूँ जिसको कहीं भी लगाया जा सकता है। मैं बच्चों के बीच में बैठ करके घंटों उनके साथ में बतियाता हूँ, और वो इस क्या तरह से बात मेरे है! साथ में मिक्सअप होते हैं जैसे एक छोटे बच्चे के साथ में बात करते हैं। बहुत खूब। जो कसक मेरे मन में रही है, वो जरूर पूरी करने की कोशिश करता हूँ कि उनको जब देखता हूँ तो मन द्रवित सा होता है कि वो अभाव कहीं ना कहीं अभी भी है। और मैंने जो महसूस किया वो इनका मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उनको हंसाने की। और एक बच्चा जब हंस जाए, मेरे किसी बात से एक बच्चा जब हंस जाए, तो यूं लगता है कि मैंने बहुत बड़ी दौलत कमा ली। क्या बात है! बहुत खूब। आपकी शख्सियत को चार चाँद लगाने के लिए एक अज़ीम शायर हैं, हमारे संजय घायल जी। उन्होंने एक शेर अर्ज़ किया है आपके लिए कि जी। तुम्हारे नाम के चर्चे हैं हर एक कूचे में, तुम्हारी शख्सियत का कद बड़ा ही ऊँचा है। तो ये खूबसूरत शेर उनकी तरफ से आपको नज़्र किया गया आप है मंजर और का भी। राकेश छोकर भाई साहब लिखते हैं कि राजस्थानी लोक गीत सुना दीजिए। एक गुज़ारिश की गई है आपसे, अगर आप चाहें तो एक राजस्थानी लोक गीत सुना सकते हैं, हमारे दर्शक गदगद हो जाएँगे सुनकर। अह, राकेश जी ने, देखो राजस्थान जो है वो त्योहारों का प्रदेश है। यहाँ हर दिन त्योहार होता है। और कहते हैं ये भक्ति और शक्ति दोनों का प्रतीक है। यहाँ मीराबाई भी हुई है, महाराणा प्रताप भी हुए हैं। और चूंकि मैं लोक साहित्य और लोक संस्कृति का मैंने किया है, पीएचडी की है। अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग एक शैली होती है, उसकी एक पहचान होती है, अलग समुदायों की एक पहचान होती है। मैं तो गंभीर तो नहीं करूंगा, एक लाइन में आपको सुनाता हूँ। चूंकि आज जयपुर में बारिश हुई है, अभी भी हो रही है, तो जब बारिश होती है तो एक मोर बोलता है, और घर में देवरानी जिठानी आपस में बात करती हैं। वो किस तरह से मनाने की बात करती है, मैं दो लाइन आपको सुनाता हूँ। मारी देवरानी जठाण्या रूस गिरे, मारी देवरानी जठाण्या रूस गिरे, मारा सासू जी मना बन जाए, वनी का मोरी अरे चट चोमासो लाग्यो रे, चट सिहाड़ो लाग्यो रे।
ये यहाँ का राजस्थानी एक कल्चर रहा। और मैं चूंकि एक एक आदिवासी जो लोग हैं, अभी आप रिजर्वेशन की बात कर रही थी, मैं उनके हक और हकूक की बात भी करूंगा। जो आज भी आदिवासी लोग जो इस जुड़े नहीं है विकास से, जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, उनकी एक अलग संस्कृति होती है, आपको शायद समझ में नहीं आएगी। अ, वो किस तरह से करते हैं, नहीं कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। मैं उससे गुजरी कल्चर की बात करता हूँ, जो राजस्थान, राजस्थान में एक लोक देवता हैं, भगवान श्री देवनारायण, मेरा नाम भी देवनारायण है, जिन्होंने आज से 1100 साल पहले जो काम हम आज कर रहे हैं सामाजिक समरसता के लिए, सबको पूजा का अधिकार देने के लिए, वृक्षारोपण का, गोपालन का, वो काम उन्होंने उस वक्त किया। उनकी वंशावली जब गाते हैं तो लोग एक अलग तरह का आपको लगेगा, उसमें आदिवासिता की झलक। हर एक पाड़ा में किशन जी एक लो, ओ तुझा पाड़ा मेरे ना डेरा लो नहीं समझ में आएगा। ये एक कल्चर है। और मैं आपको बताऊं कि इसको जब गाते थे, इसका इसका अर्थ यदि आपको पता है तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। हाँ, कि यानी देवनारायण भगवान जब एमपी से वापस आते हैं, तो उनके बीच में जो खेल होता है, उस खेल का प्रसंग यहाँ आता है। और जब वो लड़ने के लिए जाते हैं, वापस अपने जन्मभूमि पे आते हैं, और जब लड़ने के लिए जाते हैं तो माँ उनको तैयार करके भेजती है उनकी युद्ध के लिए। उस प्रसंग को जब गाते हैं तो एक वाइब्रेशन सा होता है वीर रस का, लेकिन उसकी जो जो भाषा है वो अलग है, एक वाइब्रेट करने लग जाता आदमी। और जब इनकी गोठ गाते हैं, गोठ का मतलब गोष्ठ, जहां गायें चरती थी, तो चरवाहे लोग मिलकर के वहां गाते थे। तो आप यकीन मानिए, वहां की जो वनस्पति है वो भी उसके साथ में लय मिलाने लग जाती थी, गायें रंभाने लगती। वो जब गोष्ठ जब गाते थे तो गायें कहीं अगर बैठी है तो रंभाने लग जाती थी। ओहो! इस तरह का उनका एक सांस्कृतिक, जिसको हम धरोहर कहें, वो जी, रही है। जी, जी, ये चीजें चलती रहेंगी, इनको भी सहेजने की आवश्यकता बिल्कुल। है। ये हमारी लोकगीत, संस्कृति लोक आप। परंपरा, इन सब चीज़ों को सहेजने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम कहीं न कहीं अपनी अपनी लोक संस्कृति को लुप्त होते हुए देखते आ रहे हैं और धीरे-धीरे हम पाश्चात्य की ओर इस तरह से अग्रसर हैं कि हम अपनी लोक संस्कृति, लोक गीत, लोक गायन, लोक नृत्य, उन सब को कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमें अपने समाज को एक नई दिशा देनी है, अपने देश को एक नई दिशा देनी है, इसलिए लोक संस्कृति को भी बढ़ावा देना है। और 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हालाँकि थोड़ी कनेक्टिविटी देर से हुई थी, लेकिन चूँकि आपकी बातों में हम इतने मग्न हो गए सुनने में, हमारे तमाम दर्शक के साथ मैं भी, कि मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे 1 घंटा समय बीत गया। लेकिन जो सुधि हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार उनके बहुत खूबसूरत संदेश आ रहे हैं। देखिए संजय घायल जी ने लिखा है, वाह, वाह! क्या कहने, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, अत्यंत सुंदर गायन। डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत लिख रहे हैं और छोकर भाई साहब लिखते हैं, आपका गायन गज़ब है। और रत्नेश्वर सिंह जी ने साधुवाद दिया है, क्योंकि मैं सभी कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर प्रदीप मिश्र अजनबी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। दुर्गा नागले भी जी भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी भी जुड़ी हुई हैं। सभी का अभिनंदन, स्वागत और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर देव नारायण गुर्जर जी से मैं जानना चाहती हूँ कि चलते-चलते आप अपने दिल की कौन-सी बात जो कहीं न कहीं अपने प्यारी-सी मुस्कान में दबाए बैठे हैं, दिल की बात एक बार आप ज़रूर कहें, फिर हम विदा लेंगे। मैं दो बातें कहूंगा। जी, एक बात तो वो कहूंगा जिससे मुझे याद करके भी तकलीफ होती है। मेरे मन में एक कशक रही कि मैं मेरी माँ को
जो मेरे मन में था वो पूरा नहीं कर पाया, वो मेरे मन में ही रह गई। मैं उनको हवाई यात्रा करवाना चाहता था, लेकिन हार्ट अटैक से वो अचानक चली गई। आ, वो हमेशा मुझे वो बात खटकती रहेगी। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं जिस रास्ते पे हूं उस रास्ते के राही बहुत लोग मिल रहे हैं, और जो लोग साथ में चल रहे हैं वो जीवन पर्यंत मेरे साथी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। समाज में जो कुछ जटिलता है, कुछ बुराई है, उनका अंत करके ये संस्कृति रूपी जो जड़ें हैं, उन जड़ों में हम खाद पानी देते रहें, तो मैं समझता हूं एक बहुत ही बढ़िया भविष्य भारत का होगा। चूंकि आपने कहा समय भी हो रहा है, और मैं अक्सर अपनी बात कुछ अलग तरह से समाप्त करता हूं। मुझे बनावटीपन पसंद नहीं। मैं एक कदम चलूं या आधा कदम चलूं, पूरी ईमानदारी के साथ में चलूं। मुझे दिखावा पसंद नहीं है। मुझे किसी से कुछ शाबाशी नहीं लेनी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरी प्रशंसा करता है, कौन मेरी निंदा करता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जो कर रहा हूं उससे परिणाम कितना आता है। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मेरी ईमानदारी में कहीं कमी ना रह क्या बात! बहुत जाए। बढ़िया, जिंदाबाद। आज आप सब लोग साथ में जुड़े, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपका भी और सबका। और आप लोगों से गुजारिश करता हूं, इस वक्त समाज को, देश को आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। देश का ये जो 15 साल का कालखंड जो आने वाला है, ये बड़े संघर्षों का और संक्रमण का काल रहेगा। इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत कुछ बदलाव को लाने वाली है। मैं मेरी बात को इन शब्दों के साथ में समाप्त करूंगा। कदम कदम बढ़ाए जा, एकता के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, से कौम पे लुटाया जा। क्या बात! बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका बहुत सबका। खूबसूरत विचार, बहुत सुंदर बातें। और कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कोशिश, प्रयास हर मुश्किल को आसान कर देता है। और आज जीता जागता जो सबूत, जो जीता जागता एक प्रेरणा स्रोत हमारे सामने डॉक्टर देवनारायण गुर्जर जी मौजूद हैं। उन्होंने सिर्फ तबीयत से पत्थर ही नहीं उछाला, उस पत्थर को बहुत शिद्दत से बहुत दूर तक भेजने की कोशिश भी की है, और सुराख करने की पूरी कोशिश की, और कहीं न कहीं सुराख हो भी गया है। तो समाज को दिशा देना ये हमारा दायित्व है, हमारी कोशिश हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। और जिस तरीके से आप समाज की सेवा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, पारिवारिक जो आपकी पृष्ठभूमि है वो भी बहुत मजबूत है, आपका परिवार आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। नित्य सेवा करें, नित्य आगे बढ़ें, और हम जैसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इंदिरा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका हृदय से आभार। संजय घायल जी बहुत-बहुत आभार। प्रदीप मिश्रा अजनबी जी बहुत-बहुत आभार आपका। पुष्पलता तरेजा जी बहुत-बहुत आभार। डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी बहुत आभार आपका। सुरेंद्र शर्मा सागर जी बहुत आभार आपका। और भी जितने महानुभाव हमसे जुड़े, आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपना बेशकीमती वक़्त दिया। और राकेश छोकर भाई साहब का विशेष आभार, क्योंकि ये नगीना आपने ही तराश कर हमें दिया है। किरदार ज़िंदगी के नए पायदान को लेकर फिर आप सभी से रूबरू होंगी, और तमाम सुधी जिनके नाम मैं नहीं ले पाई हूँ, उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ।
कि कई बार बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो नाम पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हैं तो हम हैं और अगली बार किरदार ज़िंदगी के नए पायदान के साथ वैभवी फिर रूबरू होगी। डॉक्टर देवनारायण, आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने समाज के लिए जो एक मशाल जलाई है, उस मशाल को पानी, धूप, हवा हर चीज़ से ईश्वर बचाए रखे और नित्य आप इसी तरह कार्य करें। हमारी ढेरों शुभकामनाएँ। हमसे जुड़ने के लिए पुनः आभार और अगली बार नए किरदार के साथ फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।